नाज़रीन, नेतन्याहू का वाशिंगटन के अंदर चौथा दिन है और ये 4 दिन जो है वो इसराइल के ऊपर बड़े भारी गुजरे हैं, क्योंकि गजा के अंदर जो उनकी कैजुअलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि पिछले जब हम वीक्स देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये पिछले जो 4 दिन है जब नेतन्याहू वाशिंगटन में है तो उस दौरान हलाकतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अभी खबर सामने आ रही है कि उनकी इलीट ब्रिगेड से उनके कमांडर जो है वो मारे गए हैं, कई एक इजरायली जो फौजी हैं वो मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं जिनकी तादाद 1 डजन से ज्यादा हो सकती है। तो जब वाशिंगटन में ये फैसला हो रहा है कि सीजफायर करना है या नहीं करना, तो दूसरी तरफ जो है ये बहुत बड़ा प्रेशर फैक्टर, यानी इससे बड़ा कोई प्रेशर फैक्टर हो नहीं सकता कि उनके फौजी जो है वो मारे जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली मारे जा रहे हैं और तादाद बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई है। तो ये एक बड़ा प्रेशर फैक्टर जो है वो साबित हो रहा है। 2 सेपरेट इवेंट्स हुए हैं, दोनों में मेजर कैजुअलिटीज हुई हैं। फिर यरूशलेम के अंदर एक इजरायली फौजी जो है वो मारा गया, तो इसराइल के अंदर भी गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इसराइली जो फौज है वो पूरी तरह से उसका मोराल जो है ना डाउन हो चुका है। और नाज़रीन, कल का जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, यानी कल के दिन शायद ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ जाए, शायद सीजफायर अनाउंस हो जाए या शायद फिर हम एक बड़ी जंग की तरफ दोबारा से चले जाएं। लेकिन कल तक जो है वो और ज्यादा धुन छटेगी तो क्लैरिटी के साथ चीजें मजीद सामने आ सकती हैं। आखिरी हद तक नेतन्याहू सीजफायर के लिए तैयार नहीं होगा और ना ही अमेरिका की कोई इसमें दिलचस्पी है। लेकिन क्या गजा की जंग सस्टेनेबल है और जो वो मंसूबा रखते हैं फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का, और जो यूरोप सिग्नल दे रहा है कि वो सैंक्शन लगाएगा, जो सिग्नल रीजन से आ रहा है वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना। मिस्र आप देखिए कि जदीद टेक्नोलॉजी चाइना से खरीद रहा है अमेरिका का इतना बड़ा इत्तेहादी होने के बावजूद। तो ये एक बड़े प्रेशर फैक्टर्स हैं और ट्रंप इंतजामिया के अंदर भी इख्तलाफ आ जाए तो ये सारे फैक्टर कल तक उम्मीद है कि वाज़ेह हो सकते हैं। देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इधर जंग तेज है, इधर यमन जो है वो ज्यादा खतरनाक फेज का आगाज कर चुका है और जहाजों को बाकायदा पानी के अंदर इस वक्त डबो रहा है। इसके साथ बर्तानिया से बड़ी खबर है। बर्तानिया का जो मेडिकल एसोसिएशन है, बहुत इंफ्लुएंशियल ये एसोसिएशन, बर्तानिया की मेडिकल एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, बर्तानिया के तमाम डॉक्टर्स उनकी नुमाइंदा एसोसिएशन, कितनी बड़ी वो इन्फ्लुएंशियल एसोसिएशन होगी, उसने इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये एक ऐसा बड़ा वाक्य सामने आया है और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज की जो नेशनल बॉडीज हैं वो इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट्स के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो नैरेटिव है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के खिलाफ मजीद जो है वो उसमें तब्दीली आ रही है, क्योंकि ये ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो इजराइल के खिलाफ इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं तो बात वहां के लोगों के ऊपर जो है वाज़ेह हो रही है कि यहां पर असलियत जो है वो क्या है। तो ये एक बड़ा वाकया सामने आया है। बर्तानिया से कुछ और खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो यूनाइटेड नेशन की आला ओहदेदार हैं एल्बनीज, जिनके पास सैंक्शन लगाई गई हैं, उन्होंने कहा कि मोराल हाई है और वो स्टैंड करेंगी और अपनी जो जिद्दोजहद है और फलस्तीनियों के लिए वो जारी रखेगी और सैंक्शन वगैरह उनको रोक नहीं सकती हैं। जो ईरान के सदर हैं उन्होंने टकर कार्लसन के इंटरव्यू में पहली बार यह कहा कि मुझे असैसिनेट करने की कोशिश की गई। आज ईरान से कंफर्मेशन आई है कि बिल्कुल ईरानी सदर को असैसिनेट करने की जो है वो कोशिश की गई है। अब ये इतनी बड़ी बात है। अब देखिए ईरानी सदर को जो है वो क्यों असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही थी। जाहिर है कि वो मकसद था क्योस फैलाना और खाना जंगी फैलाना, और खाना जंगी से ज्यादा किसी मुल्क को और तकलीफ क्या दी जा सकती है। खाना जंगी से ज्यादा किसी मुल्क के लिए और पेनफुल और खौफनाक प्रोजेक्ट क्या हो सकता है कि जहां के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। वो जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से एक दूसरे के भाई बनकर रह रहे हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, फिर फिरका वाराना फसादात। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपने इराक की हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपने कुवैत वॉर पढ़ी है, अगर आपने 2003 में जो अमेरिका ने हमला किया, जो 90s के अंदर जो सारा कुछ होता रहा, जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर जो कुछ होता रहा, अगर आप इस सारी तारीख से वाकिफ हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान ने कितनी बड़ी फतह हासिल की है। ईरान के साथ बिल्कुल वही प्रोजेक्ट था जो इराक के ऊपर लॉन्च किया गया था, जहां लाखों इराकी जो है वो अपनी जानों से गए, लाखों बच्चे जो है वो अपनी जानों से गए। बेबी फार्मूला फूड जो है वो वहां पर उनकी फैक्ट्रीज तबाह कर दी गई और कितने बच्चे जो है वो भूख से और फाकों से जो है बीमारियों से जो वो मारे गए। इतनी वो खौफनाक हिस्ट्री है कि आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। तो ये सारा कुछ वहां पर हुआ है, यही कुछ यहां ईरान में होने वाला था और ईरान ने बहुत बहादुरी दिखाई है, ईरान ने बहुत दिलेरी दिखाई है, उन्होंने अपनी कौम को बचाया है। एक खौफनाक तरीन, आप सोचें तो सही, नेतन्याहू कोई इंसान है? मतलब नेतन्याहू जो है पिछले अगर आप 35 साल उठाकर देखें तो ये सारी नेतन्याहू की छड़ी हुई जंगें हैं और सबसे बढ़कर गजा में इतनी बड़ी जेनोसाइड करने वाला वो ईरान के साथ सीजफायर करेगा जो 40 साल लॉबिंग कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी फतह है जो ईरान ने हासिल की और अपनी कौम को बचाया है उन शैतानी ताकतों से जो अब एक बार फिर धमकियां लगा रही हैं कि हम फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे। ये बहुत ब्रुटैलिटी है, ये बहुत सफाकियत है और ईरान ने सिर्फ बजोर बाजू अपना दिफा किया और सारी कौम इकट्ठी हुई है और फिर दुनिया के सारे इंसान जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए आप देखें ये जो ईरान को बुलाया जा रहा है, अब सऊदी अरेबिया ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और वहां पर जो उनकी तफसीली मुलाकातें हुई हैं, MBS से अलग हुई है, उनके भाई से अलग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर से अलग हुई है।
तो ये क्यों हो रही है? मिडिल ईस्ट को भी इस बात का अंदाजा हुआ है कि ईरान ने किस तरह से खौफनाक प्रोजेक्ट को जो है वो कन्फ्रंट किया है, फेल किया है, और इसके असरात पाकिस्तान पर भी होने थे, अफगानिस्तान जो ऑलरेडी पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं है उस पर होने थे, टर्की पर होने थे, गल्फ रीजन के ऊपर होने थे। तो उनको असैसिनेट करने की इजराइल ने अटेम्प्ट की, लेकिन इजराइल जो वो फेल हुआ। कल को यह भी खबर आ सकती है कि सुप्रीम लीडर को भी असैसिनेट करने की इन्होंने जो वो कोशिश की है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन जो है उसने स्पीड अप कर दिया है इकदामात को यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट बनाने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे नेटो के अंदर यूक्रेन को शामिल करना। तो ये आलमी जंग है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। देखिए, नेटो का मसला तो कई दहाइयां पुराना है और यूक्रेन की जंग का रूट कॉज भी नेटो है। तो यूरोपीय यूनियन का यह ऐलान करना कि वो यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाएंगे, इट्स मीन कि वो जो प्राइमरी कॉज था जंग का, जिसे रशिया, जो रशिया की रेड लाइन है, और 40 साल तक वो ये बात कन्वे करते रहेंगे ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी रेड लाइन है, तो उससे वेस्ट जो वो पीछे नहीं हटा है, बल्कि उनकी रेड लाइन को वो पूरी तरह क्रॉस करने का इरादा रखता है। तो ये एक ना खत्म होने वाली जंग है जो अल्टीमेटली जो है ना आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी बदकिस्मती के साथ। और ये कोई अफसानवी बात नहीं है, ये हमें बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है। जो नेटो तैयारी कर रहा है, जो उनकी बंदरगाहों के ऊपर लॉजिस्टिक सप्लाई हो रहे हैं, जो पीछे वॉर बजट बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरह की जंगें मशकी हो रही हैं, जिस तरह के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है रशिया के खिलाफ, ये सारा जो है वो एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। और ये यूरोप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, और यूरोपियन सोसाइटी इसको कबूल नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कई 100 सालों के अंदर ये आइडियल अमन है जो आप पिछली कुछ दहाइयों से यूरोप में देख रहे हैं। वगरना यूरोप जो है ये तो जंगों में घिरा रहा है फॉर मेनी सेंचुरीज। तो ये तो बड़ा आइडियल अमन है जो अभी यूरोप के अंदर हुआ है। तो यूक्रेन की जंग इनके लिए डिजास्टर है, और एक 80 साल के बाद इन्होंने एक बार फिर यूरोप को एक बड़ी जंग में, 80 साल के बाद सबसे बड़ी जंग है जो यूरोप में छिड़ी है यूक्रेन की। और उसने आप देखिए यूरोप का कैसे हुलिया बिगाड़ दिया है। इतनी कैजुअलिटीज हो गई, फिर रेफ्यूजीज जो है वो एक एक मुल्क में आ गए हैं। अब कल जो है वो फ्रांस और बर्तानिया का इमिग्रेंट्स के हवाले से मुआहदा हो गया है। तो अब ये बड़े कंट्रीज जो हैं ये भी इमिग्रेशन को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन उनकी जो पॉलिसी है, जो प्राइमरी पॉलिसी है जंग छिड़ने की, जो सबसे डिजास्टर्स वॉर है, वो नहीं बदल रहे हैं। तो ये काफी खौफनाक बात है। तो ये भी हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। नज़ीर, आपने ये किस्से तो सुने हैं कि रूस में जो फौजें गई उनके साथ वहां पर क्या हुआ, और वहां की जो सर्दी है वो कितना बड़ा फैक्टर साबित हुई। कई बड़ी बड़ी लश्कर जो है वो वहां पर उस सर्दी ही का शिकार हो गए, चाहे वो जर्मनी की फोर्सेस ही क्यों ना हो दूसरी आलमी जंग के अंदर। और फिर आपने अफगानिस्तान के बारे में सुन रखा है कि वो सुपर पावर्स का जो है वो कब्रिस्तान साबित हुआ है। तो नाज़रीन, गजा का कोई मुकाबला रशिया और अफगानिस्तान से तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी जो बड़ी तकब्बुराना फौज उतरी है उसका हशर भी इसी तरह का हो रहा है। वो बिल्कुल वहां पर तबाह बर्बाद हो गई है और कब्रिस्तान साबित हो रहा है इजरायली फौज के लिए गजा। और अब वहां पर जो नया फैक्टर सामने आ रहा है वो है राइजिंग टेम्परेचर। वहां पर इतनी शदीद गर्मी हो गई, एक तो मौसम गर्मी का है, ऊपर से जो एक्सप्लोजिव्स वहां पर गिर रहे हैं पिछले 21 महीनों से, और ये इतने ज्यादा एक्सप्लोजिव्स हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे हैं उसमें जो एक्सप्लोजिव सवाल हुआ है उससे ज्यादा एक्सप्लोजिव जो है वो यहां गजा में सवाल हो चुका है। तो उनकी हीट अलग है, ऊपर से मौसम है गर्मा है, तो इतनी शदीद गर्मी वहां पर हो गई है कि इजरायली फौज टिक नहीं पा रही है, एग्जॉस्टेड है, लेथार्जिक है, और बिल्कुल वो इजरायली फौज अपने आप को वहां पर संभाल नहीं पा रही है। और उसमें फिर हमास ने पहले से भी ज्यादा डेडली अटैक जब वो शुरू कर दिए हैं। तो गजा इजरायली टैंकों का कब्रिस्तान साबित हुआ है, गजा इजरायली फौजियों का कब्रिस्तान साबित हुआ है। thousands of इजरायली सोल्जर्स हैज बीन किल्ड एंड वुंडेड, और इसीलिए अब उनको फौज की शदीद कमी का सामना है। और जब आप कहते हैं फौज की शदीद कमी का सामना है तो सवाल ये उठता है कि फौज गई कहां? भाई फौज गई कहां? अभी तक तो जमीनी फौज या हिजबुल्लाह से लड़ी है या हमास से लड़ी है, जॉर्डन और मिस्र से तो लड़ी नहीं है, ना ही ईरान से लड़ी है, जमीनी फौज तो नहीं। किधर गई वो सारी फौज? तो वो thousands of इजरायली फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए। तो इस तरह उनकी फौज जो है तो बहुत सारी जब वो वैसे छोड़कर रिजर्व जो है वो मुकम्मल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर से राइजिंग टेम्परेचर है और हमास ने हमले बढ़ा दिए, खासकर पिछले जो 96 घंटे हैं जब से नेतन्याहू वॉशिंगटन में मौजूद है, और तमाम डायमेंशंस को देखा जा रहा है कि अगर जंग को आगे बढ़ाना है, जारियत को जारी रखना है, तो क्या इजरायली फौज तैयार है, क्या इजरायली सोसाइटी, सारे फैक्टर्स देखे जा रहे हैं। और आखिरी हद तक नेतन्याहू कोशिश करेगा कि वो इस जुल्म को जो है वो जारी रखे, क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज उसमें है ही नहीं। और मैंने आपको बताया कि इंसानों में भी शैतान होते हैं। एक वक्त आता है जब इंसान शैतान बन जाता है और वो बस दिखने में इंसान लगता है, वैसे वो मुकम्मल एक शैतान बन चुका होता है। तो अब जनाब 96 घंटों में इनकी इतनी हलाकतें हो रही हैं। अभी 2 सेपरेट इवेंट्स हुए हैं जिसमें कमांडर मारा गया है, जिसमें कई एक फौजी मारे गए हैं, और टोटल मिलाएं तो ये तादाद जो है वो 12 से 14 हो सकती है, क्योंकि सेंसरशिप है तो मुकम्मल डिटेल्स अभी वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन 12 से 14 ये तादाद हो सकती है। और जो कमांडर मारा गया है वो
जो है ना गुलानी ब्रिगेड का कमांडर, सबसे जालिम तरीन ब्रिगेड और सबसे इलीट ब्रिगेड, उसका कमांडर जो है वो मारा गया है। कल इजरायली मीडिया ने खुद ये रिपोर्ट जारी की थी कि हमास जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हासिल कर रही है, नए कमांडर्स मैदान के अंदर हैं, स्नाइपिंग ऑपरेशन कर रही है, एम्बुशेस लगा रही है। ये कल उन्होंने बताया। इसके बरक्स उन्होंने कहा था कि इजरायली आर्मी ये दावा कर रही है कि हमास को कमजोर कर दिया, फलाना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमास मौजूद है। तो आज उसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया। इजरायली ऑफिसर्स किल्ड, अदर्स वुंडेड इन खान यूनिस एक्सप्लोजन। ये एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर उसको बूबी ट्रैप किया हुआ था। पहले जनाब ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में उनके फौजी जो अंदर थे वो मारे गए, जख्मी हुए। और उसके बाद इस बिल्डिंग के इर्द-गिर्द मजीद जो फौज मौजूद थी उसके साथ इंटेंस जो क्लैशेस हैं फलस्तीनी रेजिस्टेंस के वो शुरू हो गए। यानी पहले धमाका हुआ, उसके बाद क्लैशेस ट्रिगर्ड इंटेंस कन्फ्रंटेशन जो है बिटवीन रेजिस्टेंस फाइटर्स एंड इजरायली फोर्सेस अराउंड द बूबी ट्रैप बिल्डिंग। यानी धमाका और बाकी फौज की आपस में लड़ाई शुरू हो गई और बिल्डिंग में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इजरायली मीडिया बता रहा है। एंड डिफिकल्ट इंसिडेंट एंड हैवी कैजुअलिटीज, इजरायली मीडिया, बहुत ही डिफिकल्ट इंसिडेंट हुआ और हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं, सीरियस इंसिडेंट। और कुछ इजरायली मीडिया ने इसको लिखा है मोस्ट हार्श एंड डिफिकल्ट इंसिडेंट। कोई इसको सीरियस इंसिडेंट कह रहा है मोस्ट हार्श इंसिडेंट, यानी बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला। Confirmed that military helicopters were dispatched to evacuate the wounded from the blast site. Helicopters वहां पर देखे गए हैं इजरायली मीडिया के मुताबिक। And multiple casualties among the Israeli occupation forces, इजरायली मीडिया, multiple casualties इजराइल की हुई हैं। मिलिट्री कमांड ने कंफर्म किया है कि डेथ ऑफ अ ऑफिसर एंड अ कमांडर, जो कि गुलानी ब्रिगेड की इलीट जो ब्रिगेड है उसमें ये था, पेट्रोल बटालियन में, ड्यूरिंग इंटेंस कन्फ्रंटेशन इन सदर्न गाजा स्ट्रिप। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उस बिल्डिंग में नहीं था, बल्कि बाद में जो क्लैशेस हुए उसमें ये मारा गया है। ये तो और बड़ी बात है कि बाकायदा क्लैशेस के अंदर उसका मारा जाना। अनदर सीरियस इवेंट, एक ये वाकया हुआ है बिल्डिंग और उसके बाद क्लैशेस, उसमें फौजी मारे गए। इससे हटकर एक और वाकया हुआ है, इसको इजराइल मीडिया बता रहा है अनदर सीरियस इवेंट, हाउएवर डिटेल्स आल्सो रिमेन अनडिस्क्लोज्ड। लेकिन अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। और मुहतात अंदाजे के मुताबिक वहां पर भी मल्टीपल इजरायली सोल्जर्स है वो उनको ट्रांसफर किया गया है टू द रबीन मेडिकल सेंटर इन सेंट्रल इजराइल। तो ये इन टोटल जो है वो 12 से 14 फौजी हो सकते हैं, तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जो इनके 21 फौजी निशाना बने थे तो इब्तदाई तौर पर इन्होंने बताया था कि बस 2 फौजी हैं, बाद में ज्यादा 21 फौजी हैं। तो ये भी ऐसा वाकया, 2 बड़े सीरियस तरीन इवेंट्स हुए। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल है और इजराइल के अंदर शदीद जाहिर है कि गुस्सा है और इसलिए इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि हमारे सारे मकासद पूरे हो गए हैं। ये इजरायली आर्मी चीफ का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि हम जीत गए हैं, हमारे मकासद पूरे हो गए। तो उसका सिग्नल ये था कि भाई दैट्स इनफ, अब हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। और वेस्ट बैंक के अंदर जहां इजराइल बहुत जुल्म उठा रहा है और 40,000 पैलेस्टीनियन जब डिस्प्लेस कर दिए गए वेस्ट बैंक के अंदर, वहां पर जनाब यरूशलेम के अंदर एक इजरायली फौजी मारा गया है। यानी फलस्तीनी अभी भी वहां पर इस तरह से लड़ रहे हैं जहां पर ये इतना बड़ा जो जुल्म उठा रहे हैं। और यरूशलेम के अंदर जहां पर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सख्त होती है वहां पर इनका एक फौजी जो है वो मारा गया है। अच्छा, बरतानिया ने जो स्टेप्स लिए हैं वो बहुत हिस्टोरिक हैं। इससे पहले जो इंटरनेशनल जो सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है उसने बायकॉट का ऐलान किया था। अब जो बरतानिया के तमाम डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो नुमाइंदा एसोसिएशन है, जो मेडिकल एसोसिएशन है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, तो उसने इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया है। दिस इज हिस्टोरिक एंड दिस इज वेरी इंपैक्टफुल स्टेप। यूके डॉक्टर्स कट टाइज विद इजरायली मेडिकल बॉडी ओवर गाजा जेनोसाइड। देखना, और फिर इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है लिवरपूल के अंदर और जिसमें ओवरवेलमिंगली 80% जो मेंबर हैं उन्होंने इसके हक में वोट दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बॉडी है जिसको पूरे डॉक्टर्स की नुमाइंदा बॉडी है, वो वोट कर रही है। एक होता है भाई एक बंदे ने फैसला कर दिया, वोटिंग यानी पूरी बॉडी, सारे जो नुमाइंदा है वो जनाब आकर इस बात को एग्री कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव और पब्लिक ओपिनियन का सेटबैक है जो इजराइल को उठाना पड़ रहा है। द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन has voted overwhelmingly to suspend its ties with the Israeli Medical Association. और ग्रोइंग इंटरनेशनल सपोर्ट देखी जा रही है फॉर बायकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन। ये बीडीएस के नाम से पिछले कई महीनों से एक मूवमेंट का आगाज हुआ है। बीडीएस यानी बायकॉट, डी फॉर डाइवेस्टमेंट एंड एस फॉर सैंक्शंस। तो इसमें ये सारे इकदाम उसके तहत हो रहे हैं कि ताल्लुकात खत्म किए जा रहे हैं, बायकॉट किया जा रहा है, डाइवर्स्ट किया जा रहा है और सैंक्शन जो है वो लग रही हैं। इंटेंसिफाइंग कॉल्स to hold Israel accountable, its institutions accountable for complicity in violations of the international law। तो मेरे नजदीक ये एक बहुत इंपैक्टफुल वाकया है और गवर्नमेंट्स भी प्रेशराइज हैं और नैरेटिव के महाज के ऊपर भी इजराइल को शिकस्त हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप है जो सारा जीएचएफ को फंड कर रहा है और आगे डिस्प्लेसमेंट का सारा जो मंसूबा है उसने तैयार किया हुआ है, नक्शे बने हुए हैं, तो उसकी ऑफिशियल जो प्रोब है, इन्वेस्टिगेशन है, वो बरतानिया से शुरू हो गई है। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा, एक तो वो अमेरिकन ग्रुप है
दूसरा उसके अंदर टोनी ब्लेयर का नाम आया है, और टोनी ब्लेयर जो है वो उसी पार्टी का है जिसका मौजूदा वजीर आजम है, ठीक है, उसी पार्टी का वो है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बर्तानिया के पार्लियामेंट से अगेंस्ट अ यूनाइटेड स्टेट्स फर्म, यूके प्रोब्स यूएस फर्म ओवर गाजा एथनिक क्लींजिंग चार्जेस। Prominent US consulting group is under formal investigation by UK Parliamentary Committee over its involvement in planning that human rights advocate says amount the ethnic cleansing of the Palestinians, कि ये बकायदा प्लानिंग कर रहा है फलस्तीनियों के एथनिक क्लींजिंग में। और मैं आपको बताऊं कि 30 जून को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में बर्तानिया ये बात कह चुका है कि जीएचएफ जो है वो वहां पर फलस्तीनियों को मार रही है। तो बाद में फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी तो बाद में आई कि इसमें टोनी ब्लेयर भी है और इसका सारा मंसूबा क्या है। तो बर्तानिया ऑलरेडी इसके खिलाफ बयान दे चुका है, वो उससे वो कैसे भागे। बीसीजी यानी बोस्टन ग्रुप जो है वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट फर्म, ये दुनिया की एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फर्म है, हैज बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट्स रोल। अब इससे पूछा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कंट्रोवर्शियल पोस्ट वार जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है गजा का, विच रिपोर्टेडली इंक्लूड फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर द मैस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस, कि तुम जो है वो सारा ये जो प्लानिंग कर रहे हैं एथनिक क्लींजिंग और मैस डिपोर्टेशन डिस्प्लेसमेंट। तो ये अच्छा, इसके साथ एक और इंक्वायरी खुलकर सामने आ गई जिससे बरतानवी गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। अब टू वे हो रहा है, यानी एक तरफ ये एसोसिएशंस हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन पार्लियामेंट में हो रही है, एक दूसरा भी मामला जारी है। वो ये है कि बरतानवी गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट कर रही है अभी तक इजराइल को, उसका अलग प्रेशर बरतानवी गवर्नमेंट के ऊपर है। मिसाल के तौर पर आज रिपोर्ट जारी हो गई है जिसमें उन्होंने कहा कि बरतानिया जो है उसका रोल है इजरायली पायलट्स को ट्रेन करने में। यूके रोल इन ट्रेनिंग इजरायली पायलट्स फॉर कम्बैट जेट्स एक्सपोज्ड, और यहां से शिपमेंट जा रही हैं। इजरायली फाइटर पायलट जो है ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं ब्रिटिश मिलिट्री इक्विपमेंट से, जो यहां पर सारा गजा लेबनान वो इधर से ट्रेनिंग उनकी हो रही है, ये रिपोर्ट आ गई है। और कार्गो रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने बताया है कि एक इंजीनियरिंग कंपनी बरतानिया की मोग इसका नाम है, इसने सेवरल शिपमेंट जो है वो इजराइल को भेजी हैं। ये हेथ जरीम एयरबेस है और हेथ जरीम के अंदर एक लेवी लोकेशन है, लेवी हेब्रियो नाम है जिसका मतलब है यंग लायन। तो एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट मॉडल 10 शिपमेंट जो है वो इस हेथ जरीम एयरबेस के ऊपर सिर्फ भेजी गई हैं, और इसमें रिसेंट मंथ के अंदर भी शिपमेंट बरतानिया से गई है। और इस साइट को एल्बेट सिस्टम ऑपरेट करता है। एल्बेट सिस्टम जो है ये इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, ये इजराइल के लिए सारा असला सप्लाई मैनेज करता है, मैनेज द सप्लाई एंड मेंटेनेंस ओवरऑल स्पेयर पार्ट्स, मतलब स्पेयर पार्ट्स हैं, नया असला है, मेंटेनेंस है। ये एल्बेट सिस्टम जो है सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। ये एल्बेट सिस्टम जो बहुत बड़ा सिस्टम यानी बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जो यूरोप के तमाम मुल्कों से जो कंपनीज हैं असला साज कंपनी उनसे असला लेकर इजराइल को सप्लाई करता है। तो ये एल्बेट सिस्टम जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये एक रिपोर्ट खुद बरतानिया के खिलाफ आ गई कि आप तो उधर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उधर बोस्टन ग्रुप को उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई और आप खुद क्या कर रहे हैं। तो इस तरह ये मैनी वे स्यापा है जो इन गवर्नमेंट्स के गले पड़ा हुआ है। असल में ये जो इजराइल है ना, ये इजराइल कॉलोनी है पूरे वेस्ट की। वेस्ट ने पिछली सेंचुरीज के अंदर बहुत सारे कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स किए हैं। आज के आपको ताकतवर मुल्क जो है वो असल में बरतानिया और फ्रांस और स्पेन और इन सब की कॉलोनी थे, पुर्तगाल, ठीक है, आज के बहुत सारे ताकतवर मुल्क है। तो इजराइल को इन्होंने कायम किया कि हमारे जो कॉलोनियल एक्सपेरिमेंट्स है वो चलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आखिरी कॉलोनी साबित होगी, इस कॉलोनियल दौर की आखिरी कॉलोनी इजराइल साबित होगी और वो अपने इख्तिताम को जाएगी। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और इजराइल के अंदर शदीद गुस्सा है। नेतन्याहू प्रोलॉन्गिंग गाजा वॉर फॉर फार राइट मिनिस्टर्स लाइबरमैन से, इजरायली अपोजिशन कह रही है कि ये जंग को जो है वो प्रोलॉन्ग कर रहा है जानबूझकर। नेतन्याहू ने वहां पर ये बयान कल दिया है कि हमास जब हथियार डालेगी तो फिर हम सीज़फायर करेंगे। ये वो फजूल बात है, उसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि पहले दिन से अमेरिका रोकने के लिए तैयार है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। इजराइल जो है वो या नेतन्याहू उसका फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रुका करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।